दोस्तों आज हम फ्यूरी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से कुछ समय पहले की है। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.6 है। तो मूवी की शुरुआत अप्रैल सन 1945 से होती है जब जर्मनी की हार लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन जर्मन्स ने अभी भी पूरी तरह हथियार नहीं डाले थे। तभी हम सार्जेंट डॉन को देखते हैं जो एक US टैंक का कमांडर है और इस टैंक का निकनेम फ्यूरी है। लेकिन सार्जेंट अपने एक साथी के शहीद हो जाने से काफी दुखी हो चुका है। तभी एक सैनिक सार्जेंट के सामने रिपोर्ट करता है जो उस मर चुके सैनिक की जगह लेगा। सार्जेंट पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। सोल्जर बताता है कि मेरा नाम नॉर्मन है और मैं पिछले 8 हफ्ते से फौज में हूँ। ये सुनकर सार्जेंट काफी निराश हो जाता है क्योंकि वह किसी नौसिखिए को अपने क्रू में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। फिर वह टैंक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वह हमारा घर है, वहां तुमसे जितना करने को कहा जाए बस उतना ही करना। अब नॉर्मन जब बाकी क्रू मेंबर्स से मिलता है तो ये लोग उसे ज्यादा भाव नहीं देते। बाइबल पूछता है कि क्या तुम कभी टैंक स्कूल गए हो। नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैंने तो टैंक को अंदर से देखा तक नहीं है। दरअसल मैं तो एक क्लर्क टाइपिस्ट हूँ जो गलती से यहाँ भेज दिया गया है। अब ये लोग नॉर्मन को टैंक की साफ सफाई करने के लिए अंदर भेजते हैं, जिसके अंदर उसे रेड की तस्वीर मिलती है जो टैंक बैटल में मारा जा चुका है। तभी कुछ सिपाही एक जर्मन सैनिक को पकड़कर कैंप में लाते हैं, जिसे देखकर डॉन उस पर टूट पड़ता है। वह नॉर्मन से कहता है कि इसे देखो, ये एक SS है और ऐसे हर एक सिपाही को तुम्हें मारना होगा। डॉन अपने साथियों से कहता है कि इसे कोई बंदूक चलाना सिखाओ, जिसके बाद वह 4 टैंक्स के साथ आगे बढ़ता है। तभी रास्ते से गुजरते समय इन्हें बहुत सारे सिविलियंस मिलते हैं जो सब के सब जर्मन हैं, लेकिन ये लोग इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तभी नॉर्मन देखता है कि एक जर्मन सिपाही उन पर हमला करने वाला है, लेकिन वह उस पर गोली नहीं चलाता। तभी उन्हें लीड कर रहे टैंक पर हमला होता है, जिसमें उस टैंक का कमांडिंग ऑफिसर और सभी क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। हालांकि बाकी US सोल्जर्स उन्हें मार देते हैं, जिसके बाद डॉन नॉर्मन पर गुस्सा करता है। वह पूछता है कि आखिर तुमने जर्मन्स पर गोली क्यों नहीं चलाई। नॉर्मन कहता है कि वो बच्चे थे, इसीलिए मैं उन्हें नहीं मार पाया। डॉन कहता है कि ये देखो उन बच्चों ने क्या कर दिया है, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर आगे से तुम्हें कोई जर्मन हथियारों के साथ दिखे तो उसे शूट कर देना। अब बचे हुए 4 टैंक्स की कमांड डॉन संभालता है और ये लोग एक टाउन में पहुंचते हैं। यहाँ डॉन की मुलाकात एक ऑफिसर से होती है जो उसे शहर तक जाने वाली सड़क क्लियर करने के ऑर्डर्स देता है। ये ऑफिसर बताता है कि जर्मन सैनिकों ने हमारे कुछ सिपाहियों को घेर लिया है, हो सकता है उनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स हों, इसीलिए तुम लोग अलर्ट रहना। अब डॉन जब अपनी प्लेटून के साथ आगे बढ़ता है तभी जर्मन फौज इन पर हमला कर देती है। ये लोग भी पलटवार करते हुए उनके कई टैंक्स को तबाह कर देते हैं, साथ ही बहुत सारे जर्मन सिपाहियों को भी मार देते हैं, लेकिन नॉर्मन किसी भी जर्मन पर गोली नहीं चलाता। अब देखते ही देखते यहाँ मौजूद सभी जर्मन्स मारे जाते हैं और इस जगह पर अमेरिकन्स का कब्जा हो जाता है। तभी डॉन नॉर्मन से कहता है कि मैंने अपने सभी साथियों को जिंदा रखने का वादा किया है, लेकिन तुम उसमें आड़े आ रहे हो। नॉर्मन कहता है कि मुझे गोली चलाने की नहीं बल्कि टाइपिंग करने की ट्रेनिंग दी गई है। तभी कुछ सिपाही एक जर्मन सोल्जर को जिंदा पकड़ लाते हैं जिसने अमेरिकन सिपाहियों का कोट पहने हुए था, जिसके बाद डॉन नॉर्मन को टैंक से बाहर बुलाता है और उसे अपनी गन देकर उस जर्मन सिपाही को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन नॉर्मन उस सिपाही को शूट करने से मना कर देता है। वह कहता है कि ऐसा करना गलत है। डॉन कहता है कि हम यहाँ सही या गलत का फैसला करने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ उन्हें मारने आए हैं। अगर तुम जर्मन्स को नहीं मार सकते तो मेरे किसी काम के नहीं हो। नॉर्मन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। जिसके बाद डॉन नॉर्मन के हाथ में जबरदस्ती गन पकड़ा देता है और उस जर्मन सोल्जर को शूट करवा देता है। इस बात से नॉर्मन की अंतरात्मा को काफी दुख पहुंचता है, लेकिन जंग का तो नियम है कि मरो या मारो। अब जब ये लोग शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत से जर्मन्स मारकर लटका दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिटलर के लिए लड़ने से मना कर दिया था, जिसके लिए SS ने उन्हें जान से मारकर लटका दिया। फिर कुछ समय बाद ये लोग एक स्मॉल टाउन में एंटर होते हैं, लेकिन यहाँ छिपे हुए कुछ जर्मन सिपाही इन पर हमला कर देते हैं और एंटी टैंक से इन्हें उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन अपनी सूझबूझ से सभी दुश्मन सिपाहियों को खत्म कर देता है। वहीं अब नॉर्मन भी उन्हें मारने में डॉन की मदद करता है। अब देखते ही देखते इस पूरे टाउन पर अमेरिकन्स का कब्जा हो जाता है। फिर कुछ जर्मन बच्चे इनके सामने सरेंडर करते हैं जिन्हें जबरन फौज में भर्ती किया गया था। डॉन उन बच्चों को कोई चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन उस SS सिपाही को मरवा देता है जो उनके बीच छिपा हुआ था।
फिर डॉन कहता है कि हम लोग यहीं रुककर आराम करेंगे और सुबह होते ही अगले टाउन की तरफ बढ़ेंगे। तभी डॉन देखता है कि नॉर्मन अभी भी उदास है, जिसके बाद वह उसे एक घर में ले जाता है जिसके अंदर एक जर्मन महिला अपनी कजन के साथ छिपी हुई थी। फिर डॉन और नॉर्मन पूरे घर की तलाशी लेते हैं। जब घर के अंदर कोई नहीं मिलता तो डॉन उस महिला से गर्म पानी लाने के लिए कहता है। साथ ही वह उस यंग लड़की को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़की बताती है कि मेरा नाम एमा है। फिर डॉन उस लड़की को सिगरेट के कुछ पैकेट्स देकर अंडे बॉईल करने के लिए किचन में भेजता है। अब जब ये दोनों लड़कियां किचन में होती हैं तो नॉर्मन को म्यूजिक के कुछ नोट्स मिलते हैं जो उस यंग लड़की एमा के थे। फिर नॉर्मन वहां रखे पियानो को बजाने लगता है। जब एमा उसे ऐसा करते देखती है तो वह बहुत खुश होती है और नॉर्मन के पास आकर गुनगुनाने लगती है। वहीं डॉन जो अपनी सेविंग कर रहा था वह म्यूजिक बंद होते ही नॉर्मन से कहता है कि एमा अच्छी लड़की है, अगर तुम इसे बेडरूम में नहीं ले जाते तो मैं ले जाता हूँ। ये सुनते ही एमा खुद नॉर्मन को अपने साथ अंदर ले जाती है, लेकिन नॉर्मन के इरादे नेक थे। वह एमा के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन म्यूजिक ने कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में जोड़ दिया था, जिसके बाद एमा खुद अपनी मर्जी से नॉर्मन को प्यार करती है। वहीं डॉन नहा धोकर खाने की टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद नॉर्मन और एमा भी बाहर आ जाते हैं और इससे पहले कि ये लोग खाना शुरू करते इनके बाकी क्रू मेंबर्स भी यहाँ आ जाते हैं, जो नॉर्मन और एमा को साथ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। डॉन उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तुम लोग भी खाने की टेबल पर बैठ जाओ, लेकिन ग्रेडी एमा को अभी भी परेशान कर रहा था, जिसके बाद डॉन उन्हें शांति से खाना खाने के लिए कहता है। फिर कुछ समय बाद एक सैनिक डॉन के सामने रिपोर्ट करता है और कहता है कि बॉस ने किसी अर्जेंट मिशन के लिए तुम्हें बुलाया है। अब जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो नॉर्मन एमा के पास जाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। वहीं डॉन का सीनियर ऑफिसर जर्मन्स को रोकने के लिए उसे अगले मिशन पर भेजता है और बताता है कि ये मिशन हमारे लिए बेहद जरूरी है, वरना जर्मन्स हमारी सप्लाई चेन को काट देंगे। लेकिन उसी समय कुछ जर्मन प्लेन्स इस जगह पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए सभी सैनिक टैंक्स और बाकी चीजों के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन इस बमबारी में कई घर तबाह हो जाते हैं, उनमें से एक घर एमा का भी होता है। जब नॉर्मन ये देखता है तो वह दौड़कर नजदीक जाता है और देखता है कि इस बमबारी में एमा की मौत हो चुकी है। इस बात से नॉर्मन बुरी तरह टूट जाता है। तभी ग्रेडी उसे वापस टैंक पर लेकर आता है और कहता है कि यह समय रोने का नहीं बल्कि जर्मन से लड़ने का है। अब डॉन अपनी पूरी प्लेटून के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन नॉर्मन उस हादसे से अभी भी उबर नहीं पाया था। फिर डॉन एक जलते हुए शहर की तरफ इशारा करता है और बताता है कि इस लड़ाई की शुरुआत में मैंने सबसे पहले जर्मन्स को अफ्रीका में मारा था, फिर फ्रांस और बेल्जियम में, और अब जर्मनी में मैं जर्मन्स को मार रहा हूँ। ये सब बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों को मारना पड़ेगा। अब जब ये लोग अगले टाउन की तरफ जा रहे होते हैं तभी इनके एक टैंक पर हमला होता है। डॉन देखता है कि ये जर्मन्स का टाइगर टैंक है, जो अब तक का सबसे एडवांस टैंक है। डॉन उन पर हमला करने के लिए ऑर्डर्स देता है, लेकिन इनके गोला बारूद टाइगर टैंक को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाते, जबकि इस लड़ाई में डॉन अपने 3 टैंक्स को गवा देता है। अब केवल फ्यूरी ही बचा था, लेकिन डॉन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह अपने टैंक को टाइगर टैंक के पीछे लेकर आता है और बाइबल को उस जगह शूट करने के लिए कहता है जहां टैंक का आर्मर पतला होता है। किस्मत से बाइबल का निशाना ठीक जगह लगता है और ये लोग उस टाइगर टैंक को तबाह कर देते हैं। फिर कुछ जर्मन सिपाही भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन और नॉर्मन उन्हें शूट कर देते हैं। इस लड़ाई में फ्यूरी टैंक को भी काफी नुकसान पहुंचता है और उनका रेडियो खराब हो जाता है, यानी कि ये लोग अपने कैंप पर संपर्क नहीं कर पाएंगे। डॉन कहता है कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमें उन जर्मन्स को रास्ते से हटाना होगा, जैसे कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हुए जब एक चौराहे से गुजरते हैं तो एक लैंड माइन के फटने से इनका टैंक खराब हो जाता है। फिर ये लोग नीचे उतरकर चेक करते हैं। बाइबल कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, जिसके बाद डॉन नॉर्मन और ग्रेडी को पास के घर में चेकिंग करने के लिए भेजता है, लेकिन इन लोगों को यहाँ डेड बॉडीज के सिवाय कुछ नहीं मिलता। तभी ग्रेडी नॉर्मन से माफी मांगता है। वह कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अच्छे आदमी हो और मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। फिर डॉन नॉर्मन को एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर नजर बनाए रखने के लिए भेजता है। अब नॉर्मन जब उस पहाड़ी पर बैठकर लंच कर रहा था तभी उसे कुछ हलचल सुनाई पड़ती है और वह देखता है कि कुछ जर्मन्स मार्च करते हुए उनकी ही तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद नॉर्मन भागता हुआ डॉन के पास आता है और रिपोर्ट करता है कि तकरीबन 200 से 300 सोल्जर्स हमारी तरफ आ रहे हैं। डॉन समझ जाता है कि ये एसएस बटालियन है। ये सुनते ही सभी क्रू मेंबर्स यहाँ से जाने लगते हैं,
क्योंकि वो खराब टैंक के साथ जर्मन्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन डॉन ऐसा नहीं करता। वह कहता है कि ये टैंक मेरा घर है, हम ना तो पहले भागे थे और ना ही अब भागेंगे, हम यहाँ डटे रहकर उनका सामना करेंगे। लेकिन उसका कोई भी साथी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा करना सरासर आत्महत्या था। जिसके बाद डॉन अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं यहाँ रुककर जर्मन्स का सामना करूंगा। फिर नॉर्मन भी सार्जेंट के साथ लड़ने के लिए टैंक पर रुक जाता है। जिसके बाद ग्रेडी, बाइबल और ग्रोडो भी डॉन को छोड़कर नहीं जा पाते और ये लोग साथ मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं। अब डॉन जर्मन्स को फंसाने के लिए कुछ मरे हुए सैनिकों की बॉडी को जलवा देता है ताकि उन्हें लगे कि टैंक डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर ये लोग टैंक के अंदर छिपकर उनके आने का वेट करते हैं। तभी डॉन अपने दोस्तों के साथ आखिरी ड्रिंक लेता है, क्योंकि हो सकता है कि इस जंग के बाद उसे यह मौका दोबारा ना मिले। तभी ये लोग नॉर्मन को मशीन नाम देते हैं, जो अब से उसका वॉर नेम है। यानी कि अब इन लोगों ने नॉर्मन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है और अब वह इनके क्रू का हिस्सा है। तभी नॉर्मन देखता है कि जर्मन फौज टैंक के नजदीक आ गई है। फिर सार्जेंट का ऑर्डर मिलते ही ये लोग उन पर हमला कर देते हैं और इससे पहले कि जर्मन से संभल पाते, बाइबल उनके ट्रक को भी उड़ा देता है। डॉन उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं देता और इस भारी गोलाबारी में बहुत सारे जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। तभी एक जर्मन सिपाही पेंजर फॉस्ट से टैंक पर हमला कर देता है, जिसमें फ्रेडी जख्मी हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये लोग अभी भी लड़ाई जारी रखते हैं। अब नॉर्मन की मशीन गन के सामने जो भी जर्मन आता वह उसे भून देता, लेकिन जल्दी ही टैंक के अंदर जितना भी गोला बारूद था सब खत्म हो जाता है। अब केवल इनके पास हैंड वेपन ही बचे थे। वहीं जर्मन को जब पता चलता है कि इनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, तो वो लोग टैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और टैंक पर ओपन फायरिंग शुरू कर देते हैं। डॉन और उसके साथी भी पलटवार करते हुए बहुत सारे जर्मन्स को मार गिराते हैं। तभी ग्रेनेड फेंकते समय ग्रोडो को गोली लग जाती है और वह बॉम्ब टैंक के अंदर फटने ही वाला होता है, लेकिन ग्रोडो खुद की कुर्बानी देकर बाकी सबको बचा लेता है। उसी समय बाइबल की गन खराब हो जाती है। जब वह दूसरी गन लेने के लिए टैंक से नीचे उतरता है तो जर्मन्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह फिर भी उन्हें शूट करते हुए आगे बढ़ता है और उसी समय एक स्नाइपर बाइबल को शूट कर देता है और वह भी मारा जाता है। अब केवल नॉर्मन और डॉन बचे थे। तभी वह स्नाइपर डॉन के कंधे पर शूट करता है और उसे कई गोलियां लगती हैं। फिर वह जैसे तैसे करके टैंक के अंदर आता है। सार्जेंट नॉर्मन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अब डॉन की ऐसी हालत देखकर नॉर्मन डर जाता है। वह सार्जेंट से कहता है कि मुझे डर लग रहा है, शायद मुझे जर्मन्स के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। सार्जेंट कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना, वो लोग तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। तभी कुछ सिपाही टैंक के अंदर बॉम्ब फेंक देते हैं। नॉर्मन पूछता है कि अब मैं क्या करूं? डॉन बताता है कि टैंक के निचले हिस्से में एक हैच है, तुम जल्दी वहां से बाहर निकल जाओ। तभी टैंक के अंदर एक तेज धमाका होता है, जिसमें सार्जेंट कॉलिन भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मन अभी भी टैंक के नीचे छिपा हुआ था। तभी एक एसएस सोल्जर उसे देख लेता है, लेकिन नॉर्मन उसकी तरफ चुप रहने का इशारा करता है, जैसे मानो कि वह कह रहा हो कि प्लीज मेरी जान बख्श दो। जिसके बाद ये एसएस सोल्जर अपनी बटालियन को कुछ नहीं बताता और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो नॉर्मन फिर से टैंक के अंदर जाता है, जहां उसके सभी साथियों की डेड बॉडी थी। फिर वह अपनी जैकेट से सार्जेंट की बॉडी को ढक देता है और उदास होकर वहीं बैठ जाता है। तभी उसे टैंक के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसके बाद वह डॉन की गन लेकर अलर्ट हो जाता है। फिर अचानक टैंक का ढक्कन खुलता है और नॉर्मन देखता है कि ये एक अमेरिकन सोल्जर है जो उसे यहाँ रेस्क्यू करने आया है। जब अमेरिकन सोल्जर्स उसे टैंक से बाहर निकालते हैं तो नॉर्मन काफी इमोशनल हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा बच गया है। उनकी बहादुरी देखकर सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे और नॉर्मन अब कोई आम सोल्जर नहीं बल्कि सभी की नजरों में एक हीरो बन गया था। फिर उसे रेस्क्यू करके एम्बुलेंस में बिठाया जाता है, जबकि बाकी सोल्जर्स जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं हम उस फ्यूरी टैंक को देखते हैं, जिसके आसपास जर्मन सोल्जर्स की लाशों का ढेर लगा हुआ था और इसी के साथ ये सच्ची कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी फ्यूरी मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।